नमस्कार। आज के भौतिक विज्ञान शिक्षण में मैं दौलत सिंह गुसाई, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय भौतिकी भाग 1 अध्याय 3 विद्युत धारा पर चर्चा करेंगे। आज के चर्चा के बिंदु हैं विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध, गतिशीलता, ओम के नियम की सीमाएं, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला चर्चा का बिंदु विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध। अपवाह वेग अनुगमन वेग जिसको हमने कहा था, और पूर्व शिक्षण में हमने जाना कि अनुगमन वेग अपवाह वेग क्या होता है। जब किसी चालक तार में विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक नियत वेग से गति करते हैं, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के वेग से गति करते हैं। इस नियत वेग को ही हमने कहा था अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो विद्युत धारा और अपवाह वेग में क्या संबंध है उसको हम यहाँ पे जानेंगे, समझेंगे। यहाँ पर एक कंडक्टर, यहाँ पे हमने चालक तार लिया है जिसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है a है, तथा चालक के भीतर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। यहाँ पर हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, हमने एकांक आयतन में माना। पूरा आयतन हम देखेंगे कि चालक तार का कितना है। अभी हम यहाँ पे l लंबाई का जो चालक तार लेंगे और उसके जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, तो AL जो है उसका आयतन हो जाएगा। अभी हम प्रति एकांक आयतन की बात करेंगे। तो प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो n है, और लगभग जैसे कॉपर में हम अन्य धातुओं में देखें तो लगभग जो है 10⁻29 जो 10⁻29 प्रति घन मीटर में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो हम उसको स्मॉल n से जो है हम उसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रति एकांक आयतन में हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो E है, और हमने जो है V वोल्ट का विभवांतर जैसे हमने स्थापित किया और यहाँ से हमने जो है कुंजी यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लगाई है। तो ये वाला सिरा हमारे पास इधर की तरफ ये सिरा हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला सिरा हो जाएगा नेगेटिव। विद्युत क्षेत्र जो है इसमें जैसे हम यहाँ पे कुंजी को दबाएंगे और स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी और विद्युत क्षेत्र जो है स्थापित हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है देख रहे हो यहाँ पे ई से हमने प्रदर्शित किया है प्लस से माइनस की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में सदैव जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, एक नियत वेग से गति करते हैं जिसको हमने अपवाह वेग कहा था। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव हमने जो है यहाँ पर जो है डेल्टा एक्स, यहाँ पे आप देख रहे ये हमने जो एक अवयव लिया। यहाँ से हमारे पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये जो है जो इसका क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ए है। प्रत्येक जगह पे जो है ए रहने वाला है क्योंकि एक समान व्यास का हमारे पास एक चालक तार है, उसका प्रत्येक बिंदु पर जो है प्रत्येक काट का जो क्षेत्रफल होगा ए होगा। और यहाँ पर हमारे पास जैसे हम इसको जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों तो हमने जो है जैसे हमने क्या किया चालक तार पे हमने वैद्युत विभवांतर स्थापित किया, तो यहाँ पर जो है एक नियत वेग से जो है अनुगमन वेग से VD वेग से जो है ये इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने अनुगमन वेग अपवाह वेग भी कहते हैं, इसको हमने VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं, तो VD से हमने प्रदर्शित किया था। तो एक नियत वेग से तो माना डेल्टा T समय में जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं, और ये वाली जो दूरी हो जाएगी चली गई दूरी जो हमने डेल्टा x ली है वो हो जाएगी चाल गुणा गया समय। चाल गुणा गया समय, समय हमने लिया है डेल्टा T। एक सूक्ष्म समय अंतराल में हम देखेंगे तो डेल्टा T समय में ये जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवेश करके यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, इस वाले क्षेत्र से यहाँ तक पहुँचे। तो इस आयतन, इसका जो हम क्या निकालेंगे आयतन हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो चली गई दूरी हम देखें तो चली गई दूरी डेल्टा x थी। तो डेल्टा x बराबर चाल बराबर दूरी गुणा बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणा गया समय। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा गया समय। तो चाल है हमारी VD और समय डेल्टा T, इसलिए VD इंटू डेल्टा T यही जो है डेल्टा x होगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो VD अनुगमन वेग से जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगते हैं, जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है अब वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलेंगे। VD वेग से जो हमने बात की डेल्टा x लंबाई खंड का आयतन, तो एक डेल्टा x लंबाई खंड का आयतन, यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा x है उसका लंबाई खंड का जो आयतन होगा वहाँ पे हमारे पास हमें जो है पता है कि जो बेलन की तरह हमारे पास एक चालक तार होगा, चालक तार का जो आयतन होता है A इंटू L हो जाता है यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो है A की जगह जो है यहाँ पर A आएगा हमारे पास क्षेत्रफल,
और x की जगह जो हमारे l की जगह क्या होगा, एक सूक्ष्म जो हमारे पास जो लंबाई है वो डेल्टा x है। तो यहाँ पे a इंटू डेल्टा एक्स आएगा। तो जो डेल्टा x लंबाई खंड का आयतन, हम पूरे चालक तार का आयतन नहीं निकालेंगे, हमने देखा कि डेल्टा t समय में उसने जो दूरी तय करी थी वो थी हमारे पास डेल्टा x दूरी, और इस डेल्टा x को जो है अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो a है। तो a इंटू एल पाई आर स्क्वायर एच, जैसे हमारे पास बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर, यानी जो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो a हो जाएगा, और h की जगह यहाँ पे डेल्टा x आ जाएगा। तो a इंटू डेल्टा एक्स हमारे पास इसका आयतन आता है। इस खंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस खंड में हमारे पास जो हमने एक सूक्ष्म खंड लिया यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो खंड हमारे पास है, इस खंड में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हम देखें तो हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है हमारे पास, क्योंकि हमने एकांक आयतन में, हमारे पास पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में स्मॉल n है। तो इतने आयतन में, कौन से आयतन में, a इंटू डेल्टा एक्स आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम क्या करेंगे n इंटू a इंटू डेल्टा एक्स। जो हमारे पास हमने जो आयतन निकाला था डेल्टा t समय में कितनी दूरी तय करी, उसका जो आयतन हमने देखा, तो डेल्टा x ये हमारे पास जो आयतन था a इंटू डेल्टा एक्स। तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो इतने आयतन में कितनी हो जाएगी, n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n इंटू a इंटू डेल्टा एक्स। अतः चालक के इस खंड में उपस्थित आवेश का परिमाण, तो अब हम क्या निकालेंगे, इस खंड में जो हमारे, हमने एक सूक्ष्म खंड लिया डेल्टा t समय में कितनी दूरी तय करी, उस खंड में जो है आवेश का परिमाण, कितना आवेश प्रवाहित हो चुका होगा, क्योंकि हमें विद्युत धारा, हमें संबंध निकालना है अनुगमन वेग के साथ अपवाह वेग के साथ विद्युत धारा का संबंध निकालना। तो विद्युत धारा हमें पता है कि उस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन डेल्टा t समय में क्रॉस करके चले गए, उस तरफ चले गए, उसी को हमें निकालना। तो वो परिमाण हम निकालेंगे, तो परिमाण हम क्वांटम सिद्धांत से देख लेंगे, क्यू बराबर क्या था हमने NE, जिससे पूर्व शिक्षण में हमने जाना था कि जो क्वांटम सिद्धांत से Q बराबर NE होता है। N जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो है एक मूल आवेश है, जिसको पूर्ण गुणा जो है क्या होता है, कुल आवेश होता है उस खंड में। तो यहाँ पे जो हमारे पास है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, n की जगह आपकी बार आएगा Na इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने कुल आवेश उससे गुजरने वाला जो है डेल्टा Q लिया, तो डेल्टा Q बराबर क्या हो जाएगा Ne से। तो n की जगह हमारे पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है आपकी बार, Na इंटू डेल्टा एक्स। इसको आप समझ पा रहे होंगे, Na इंटू डेल्टा एक्स क्यों लिया हमने, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में ना लेके हमने a इंटू डेल्टा एक्स आयतन में लिया, और a इंटू डेल्टा एक्स आयतन में Na डेल्टा एक्स आयतन में हमारे पास इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, तो इसलिए हमने उसको E से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा t समय में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी डेल्टा एक्स दूरी तय करी थी, तो डेल्टा t समय में चली गई दूरी, और उसका मान कितना हो जाएगा, Vd इंटू डेल्टा t। तो हमने बताया था जो डेल्टा एक्स जो है दूरी है, दूरी बराबर चाल गुणा गया समय, चाल हमारे पास है Vd और समय है डेल्टा t। तो डेल्टा एक्स का मान हमारे पास आएगा Vd इंटू डेल्टा t। तो यहाँ पे हमारे पास इस डेल्टा एक्स को यहाँ पर हमसे जो इसका मान यहाँ पे हम रख देंगे, तो जो डेल्टा Q आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा Na Vd डेल्टा t इंटू E। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो डेल्टा Q का मान है Na Vd डेल्टा t इंटू ई। तो हमने जो है ये वाला जो मान था, ये हमारे पास डेल्टा एक्स का मान था, ये हमने डेल्टा एक्स का मान यहाँ पे हमने रख दिया। अब यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे, जो हमारे पास डेल्टा t है इसको हम उस तरफ ले आएंगे, बाई तरफ लाएं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा t। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा t बराबर आ जाएगा VDE NA। तो VDE NA डेल्टा Q। अब आप समझते हैं क्योंकि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा t एकांक समय में प्रवाहित आवेश ही क्या कहलाता है, उस चालक तार में प्रवाहित धारा कहलाती है I। तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा t हमारी क्या कहलाएगी, विद्युत धारा I कहलाएगी। तो I बराबर हमारे पास आ जाएगा VDE NA। तो यहाँ पर हमारे पास जो I है ये विद्युत धारा है, और VD है ये अपवाह वेग अनुगमन वेग, यही हमें संबंध निकालना था। तो यही विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। तो इस तरीके से हमने जो है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकालना सीखा। इस तरीके से हमने जो है विद्युत धारा का रिपीट करेंगे, इस तरीके से हमने जो है विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में कहें या अनुगमन वेग में कहें संबंध हमने ज्ञात किया। इसके बाद हम देखें ओम के नियम का निगमन। ये हमारे पास ओम का नियम हमने जो सदिश रूप में लिखा था, E बराबर सिग्मा J।
तो यहाँ पे हमारे पास जो आया था E बराबर सिग्मा जी, हमने जो है इसको हमने सदिश रूप में, हमने ओम के नियम का सदिश रूप में लिखा था। लेकिन यहाँ पर अगर जो है हम इसको जो है जो V बराबर V अपॉन आई, हमें पता है कि अगर उसके चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियत होता है, यानी V अपॉन आई बराबर R होता है। तो ये हमने इससे पूर्व शिक्षण में जाना था। तो अब हम उसको V अपॉन आई बराबर R हमारा निकलता किस तरीके से, उसको हम समझेंगे यहाँ पे। तो हमने जो है इससे पूर्व शिक्षण में जैसे अनुगमन वेग VD बराबर, हमने इसका जो है परिणाम हम देखें तो E वेक्टर E अपॉन M डॉट टॉ बार हमारा क्या था, रिलैक्सेशन टाइम, औसत श्रांति काल। जो हमारे पास दो कर्माकर टकरों के बीच का जो समय था उसको हमने श्रांति काल कहा था। और जब हम अलग अलग समय टॉ 1 टॉ 2 टॉ 3 टॉ n का योग करके और अपॉन में n करेंगे तो औसत श्रांति काल होगा, उसको हम टॉ बार से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे VD बराबर आया, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे E अपॉन M टॉ बार, ये वाला जो VD का मान है, ये हमने जो विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग का संबंध हमने निकाला था I बराबर VDE NA, उसमें हम VD का मान यहाँ पे रख देंगे। तो VD की जगह यहाँ पे देखो हमने क्या रख दिया, E वेक्टर E अपॉन M डॉट टॉ बार इंटू ENA, ये तो VD की जगह हो गया, तो VDENA। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे आई। अब यहाँ पे हमारे पास एक जो चालक तार लिया था, इसकी लंबाई अगर हम मान लें कि ये जो चालक तार है ये L लंबाई का चालक तार है, तो इसके सिरों पर जो है विभवांतर कितना स्थापित होगा, विद्युत क्षेत्र E है, लंबाई L है और विभवांतर V है। तो उसमें हमने एक संबंध बताया था विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि E बराबर क्या होता है, V अपॉन L, डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स हमने देखा था। तो डेल्टा V यहाँ पे आप देखें तो जो है इसका विभवांतर है V और लंबाई है L, तो E बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन L। यहाँ पर आपने जो है इस E का मान यहाँ पर हम क्या रख देंगे, V अपॉन L रखेंगे। तो तब ये हमारे पास आएगा सूत्र I बराबर ब्रैकेट में EV अपॉन ML इंटू टॉ बार, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा ENA। तो ये जो है यहाँ पे आप देखोगे E का मान हमने रख दिया V अपॉन L, तो V अपॉन L हमने यहाँ पे मान रखा, तो ये EV अपॉन ML टॉ बार ENA। यहाँ पे हमारे पास I बराबर ये हमारे पास आया, तो V अपॉन I, क्योंकि हमें जो है ओम के नियम में हमें जो है V अपॉन I निकालना है। तो अब V को अपनी जगह पे रखते हैं, I को हम उधर ले जाएंगे, तो बाकी राशि आप देखेंगे तो व्युत्क्रम यानी उल्टी हो जाएंगी। यहाँ पे हर का अंश, अंश का हर हो जाएगा। तो इस समय हर ML था, तो M को हमने ऊपर लिख दिया, L को उस साइड ले गए हम, बाहर हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। और NE स्क्वायर आप देख रहे E इंटू ई क्या हो जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा। तो NE स्क्वायर टॉ बार, तो V अपॉन आई का जो मान आता है M ब्रैकेट में आएगा M अपॉन NE स्क्वायर टॉ बार, ब्रैकेट के बाहर L अपॉन A। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक दिए गए चालक के लिए लंबाई हमारे पास सीमित है। हमें पता है कि अगर हमने 5 सेंटीमीटर लंबा तार लिया है, 2 सेंटीमीटर लंबा तार लिया है, हमें पता है चालक तार हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो वो एक नियत लंबाई का तार है। और उसका काट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये भी जो है एक दिए गए चालक तार के लिए हम कहेंगे नियत ही होगा। और M हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास उसका जो द्रव्यमान है, M जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और N जो है प्रति इकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी नियत होगी। E एक निश्चित ताप के लिए जो है इसका मान हम ओम का नियम कहते हैं, इसलिए जो है ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आगे हम देखेंगे ताप परिवर्तन होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे समझेंगे अगर ताप नियत है तो एन भी जो है नहीं पर बदलेगा, ई भी नियत है क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है, टॉ बार भी श्रांति काल है, ये सारी राशियां नियत है। तो इन सबको हम नियतांक कहते हैं और इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ बार एल अपॉन ए, ये होगा आर, इसको हम नियतांक कहते हैं। और v अपॉन आई बराबर तब क्या हो जाएगा आर, और यही ओम का नियम है। तो यही ओम का नियम था, v अपॉन आई बराबर आर या v बराबर आई आर। तो दिए गए जो चालक तार है उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियत होता है, यही हमारा ओम का नियम था। तो v अपॉन आई बराबर आर, यही ओम के नियम में। तो इस तरीके से हमने जो है इसको समझा कि किस तरीके से हम ओम के नियम का निगमन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगले चर्चा का बिंदु है गतिशीलता, मोबिलिटी। मोबिलिटी से आप समझ पा रहे होंगे, तो मोबिलिटी इज द एबिलिटी टू मूव फ्रीली और बी इजली मूव्ड, यानी जो है एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें जो है वो क्या करे, मुक्त इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे, आसानी से जो है क्या करें, मूव कर सके। जैसे आवेश वाहक जो होंगे हमारे पास, जैसे हमने देखा है कि जो चालक है उनमें आवेश वाहक क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इसी प्रकार से वैद्युत अपघट्य जो होते हैं उसमें धनायन ऋणायन दोनों आवेश वाहक होते हैं। तो अलग अलग में जो है जो भी आवेश वाहक है वो आसानी से मूव कर सकें यानी गतिशील गति कर सकें, उसी को हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से समझें कि जैसे हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो कार्ट है, जैसे हमारे मॉल में हम जाते हैं तो शॉपिंग मॉल में हम सामान रखने के लिए जो कार्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें सामान रख के अगर देखें कि इसको जो है दोनों में, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 कार्ट हमने दिखा रखे हैं, एक और ये नीचे। यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति इस पर जो है फोर्स लगा रहा है, माना है फोर्स लगाया उसने, यहाँ पर जैसी फोर्स लगाया तो ये जो है क्या होगा, ये जो है गति करेगा और ये छोड़ा जैसे तो ये यहाँ पे जाके रुक गया, इसने इतनी दूरी तय करी। ठीक है, अब हम मोबिलिटी की बात कर रहे हैं तो क्या होती है गतिशीलता उसको देखेंगे। उतना ही सेम फोर्स उसी व्यक्ति ने जो है दूसरे कार्ट पर लगाया और तब जब इसमें फोर्स वही एफ फोर्स लगा तब इसको जो है धक्का मार के जैसी छोड़ा तो यहाँ पे देखा कि ये जो है ज़्यादा दूर न जाके यहाँ पे जाके रुक गया। सेम फोर्स लगा जो है यहाँ पे, तो हमारे पास जो है आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका वेग था, पहली वाली कार्ट का वेग है v1, दूसरी वाली कार्ट का जो वेग था उसका है v2। तो आप समझ पा रहे होंगे कौन सा वेग अधिक है, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे v1 का मान अधिक है v2 से। क्यों अधिक है, क्योंकि उसने ज़्यादा दूरी तय करी है सेम फोर्स लगाने पे, तो v1 इज ग्रेटर देन v2। एक उदाहरण के तरीके से हमने बताया, हम जो है चालक तार की हम बात करेंगे और कंडक्टर के अंदर हम जानेंगे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से मूव करते हैं, गतिशीलता क्या होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर हमने जैसे दिखाया, एल लंबाई का चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, और जैसे हमने वी वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया और उस पर जो है के जो हमने कुंजी लगाई, उसी तरीके से हमने दूसरा चालक लिया और उस पर भी जो है सेम ही जो है हमने वोल्टेज विभवांतर, दोनों में समान वोल्टेज की जो है हमने विभवांतर के हमने सेल लगा रखे हैं, इसमें भी वी है और इसमें भी वी है। और यहाँ पर हमारे पास जैसे हमने जो है क्या किया, इस पर हमने विभवांतर स्थापित किया तो जो है इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट हो जाएगा प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र, और इसके विपरीत दिशा में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा। उसी प्रकार से जो है इसमें जो है यहाँ पर जो है किस वेग से गति करेंगे, वीडी वेग से, तो एक नियत वेग से जो है गति कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जो दूसरा चालक लिया है उस पर भी जो है वैद्युत क्षेत्र उतना ही स्थापित होगा क्योंकि बैटरी हमने वी विभवांतर की लगाई है, वैद्युत क्षेत्र ई होगा। इसमें भी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर भी सेम फोर्स लगेगा एफ फोर्स, और ये जो है आपकी बार वी डी डैश अनुगमन वेग, यहाँ पर जो है वी डी डैश अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अनुगमन वेग है यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है ये इनको जो है गतिशीलता अधिक मिलती है पहले वाले में, दूसरे वाले में जैसे हम बता रहे थे। तो ये जो है इनके जो चालक हैं, ये इनके जो चालक हैं ये जो है अलग अलग धातु के हो सकते हैं, तो इनके जो है इनके जो अभिलक्षण है वो अलग अलग हैं। तो पहले चालक, लेकिन लंबाई भी सेम है, विभवांतर भी सेम है, फोर्स भी उनमें सेम लग रहा है, लेकिन जो है क्या हो रहा है, अनुगमन वेग दोनों में अलग अलग है। पहले में वी डी है, दूसरे में वी डी डैश है, और हमने यहाँ पे लिया वी डी इज ग्रेटर देन वी डी डैश, जैसे अभी हम उदाहरण से समझ पा रहे थे। तो यहाँ पे अनुगमन वेग जो है पहले वाले का ज़्यादा है, दूसरे वाले का कम है, तो यानी गतिशीलता जो पहले चालक है उनमें जो है इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या होगी, अधिक होगी। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हम जिसको कहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है गतिशीलता की बात हम करें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता का अपवाह वेग है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता है वह अपवाह वेग है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है एकांक वैद्युत क्षेत्र से जो है वह अपवाह वेग है, जो एकांक वैद्युत क्षेत्र से जो प्राप्त करता है वही क्या कहलाती है, उसकी गतिशीलता से हम उसको प्रदर्शित करते हैं, म्यू से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। म्यू जो है हमारी गतिशीलता कहलाती है, और वी डी अनुगमन वेग जो है एकांक क्षेत्रफल से जो जितना अनुगमन वेग प्राप्त कर रहा है वही क्या कहलाता है, उसका गतिशीलता कहलाएगी। इसको हम म्यू से हम प्रदर्शित करेंगे, म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। यहाँ पर हमारे पास ये जो है म्यू बराबर हो जाएगा वी डी अपॉन ई। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो अपवाह वेग उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, उसका गतिशीलता कहलाता है। तो एसआई मात्रक हम इसका देख लें, वी डी अनुगमन वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और ई का जो मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, क्योंकि हम इसमें जो है ई बराबर वी अपॉन एल से भी इसका मात्रक देख लें, तो ई बी का मात्रक हो जाएगा हमारे पास, वी का मात्रक हो जाएगा वोल्ट और एल का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, तो मीटर ऊपर जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो एसआई मात्रक में आप देखेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड। तो ये इसका एसआई मात्रक आता है गतिशीलता का। तो यहाँ पे हमारे पास जो वी डी बराबर है ई अपॉन एम डॉट टॉ बार, हमने देखा कि जो इसका मान होता है वी डी
अपॉन ये VD का जो अनुगमन वेग है उसका मान होता है E अपॉन M इंटू टॉ बार। ये वाला मान यहाँ पे अगर हम रख दें म्यू बराबर जो VD था, तो यहाँ पे हमारे पास एक सूत्र और हमारे पास मिलके आता है सामने, E अपॉन M टॉ बार। ये हमने रख दिया VD का मान और अपॉन में क्या है E। तो यहाँ पे आप देखेंगे E से E कैंसिल हो गया, दोनों E से E कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो हमारे पास म्यू बराबर बचेगा E टॉ बार अपॉन M। तो ये जो है गतिशीलता का जो सूत्र आता है, एक ये वाला सूत्र भी आएगा, म्यू बराबर होता है E, अभ्यास के प्रश्नों में हम इसको ध्यान रखेंगे, तो म्यू बराबर होता है E टॉ बार अपॉन M। तो ये इस तरीके से हमारे पास आया। और गतिशीलता जो है हमारे पास धनात्मक होती है, गतिशीलता यहाँ पे क्या आती है, क्योंकि यहाँ पे हम VD का जो है परिमाण निकालते हैं, तो ये जो है हमारे पास कैसे आती है, धनात्मक आती है। तो ये हमारी गतिशीलता यहाँ पर जो है धनात्मक आएगी। इसके बाद हम देख लें ओम के नियम की सीमाएं। अगला जो हमारा चर्चा का बिंदु ओम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। क्या जो है इसमें कुछ कमियां हम कहें कि जो है किसके लिए जो है ये लागू नहीं होता है ओम के नियम। हमें पता है कि ओम का नियम हमने बताया था कि V अपॉन I का मान हमेशा नियत रहता है, जैसे जैसे हम विभवांतर बढ़ाते हैं वैसे उसी अनुपात में धारा बढ़ती है, यानी V और I एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती। तो विद्युत विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है, ये हमने पढ़ा था। और उनके बीच हमने जो ग्राफ खींचा था V और I के बीच, वो ग्राफ हमारे पास एक सरल रेखा प्राप्त हुआ था, उसको हम ओमीय परिपथ कहते हैं। लेकिन ऐसे भी परिपथ होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, उन्हें हम अनोमीय परिपथ कहेंगे। तो यहाँ पे विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे पदार्थ एवं युक्तियाँ विद्यमान हैं जहाँ V तथा I की अनुपातिकता लागू नहीं होती, यानी V और I का जो अनुपात है नियतांक होगा हमेशा, ये हमेशा लागू नहीं होता। कुछ युक्तियाँ को हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी होंगी जिनमें V और I का मान नियत नहीं आएगा, यानी ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला हम देख लें, जैसे ये V की I से अनुपातिकता समाप्त हो जाती है, V और I का जो अनुपात है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। तो उसको जो है ग्राफ, जैसे टॉर्च के बल्ब को हम देखेंगे, तो अगर हमने किसी परिपथ में, तो उसका ग्राफ हमारे पास पहले तो एक कम ताप पर तो एक सरल रेखा पे आता है, लेकिन जैसे जैसे देख रहे होंगे तो एक जो है अरेखिक जो है ये ग्राफ हमें मिल रहा है, सरल रेखा ग्राफ हमारे यहाँ नहीं प्राप्त हो रहा है। V और I के बीच खींचा गया ग्राफ अगर सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है तो ये हमारा अनोमीय परिपथ कहलाता है, जैसे टॉर्च का बल्ब हो गया। इसी तरीके से हम देखें यहाँ पे V खंड देखें हम इसमें, यदि कुछ V के लिए धारा I है, जैसे हमने वोल्टेज लगाया तो उसमें धारा I प्राप्त हो रही है, तो V का परिमाण स्थिर रखकर इसकी दिशा बदलने पर विपरीत दिशा में I के समान परिणाम की धारा उत्पन्न नहीं होती। तो इसमें विपरीत जो अगर हमने जो है वोल्टेज अगर हमने विपरीत दिशा में बढ़ाई, उसकी दिशा हमने बदल दी, माइनस हमने जो है पोलराइज हमने चेंज कर दिया उसका, तो अब देखेंगे I का जो है उसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता जैसे पहले हो रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास उदाहरण इसके लिए जो है डायोड में ऐसा होता है। डायोड एक अर्धचालक होता है, इसको हम अगले शिक्षण में हम पढ़ेंगे, अगले अध्याय में हमारे पास आएगा डायोड अर्धचालक के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास जो डायोड है, यहाँ पर इस तरीके का ग्राफ वहाँ पे हमें मिलता है V और I के बीच। तो यहाँ पे आप देख रहे ये ग्राफ जो है जैसे जैसे हमारे पास वोल्टेज बढ़ रही है, धारा जो है पहले धीमे धीमे बढ़ी और उसके बाद एकाएक तेजी से बढ़नी शुरू हो गई। तो यहाँ पे ग्राफ सरल रेखा नहीं आ रहा है, और यहीं पे हम कह रहे हैं कि अगर हम उसकी दिशा बदल दें, यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे देख रहे होंगे ऋणात्मक दिशा में वोल्टेज को, इधर की तरफ हमारे पास नेगेटिव है, तो यहाँ पे अगर हम इस तरफ से चलते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्राफ हमारे पास इस तरीके से, ये ग्राफ हमें नीचे की तरफ प्राप्त हो रहा है। तो वो सेम उसी तरीके से नहीं है जैसे आगे की तरफ हमारी ध्रुवता बदलने पर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने विपरीत दिशा में हमने जो है इसकी दिशा बदली वोल्टेज विभवांतर की, तो I का मान समान रूप से परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो इसका उदाहरण जैसे हमने बताया डायोड होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डायोड एक जो है P और N एक संधि डायोड, और इसका प्रतीक चिन्ह इस तरीके से होगा। हमारे आगे परिपथ में हम अगले अध्याय में जानेंगे इसके बारे में, डायोड के बारे में, वहाँ पे अच्छे से हम इसको समझेंगे। तो ये जो डायोड है इसके जो है हम क्या करते हैं, जब हम विपरीत दिशा में इसको जो है इसकी ध्रुवता चेंज करके हम बैटरी को लगाते हैं, तो उस समय जो है इसका जो ग्राफ है हमें इस तरीके से प्राप्त होता है, उसको रिवर्स बायस कहते हैं, उत्क्रम अभिनति कहते हैं। और हमने जो है अगर ध्रुवता पॉजिटिव को हमने जो है पीक से और नेगेटिव को अगर हमने N से जोड़ा तो अगर अभिनति होती है। तो इसको हम अच्छे से अगले शिक्षण में हम इसको जानेंगे जब उस अध्याय को हम शुरू करेंगे यहाँ पे। तो ये जो है डायोड इसमें कहलाता है। सी खंड यहाँ पे हम देख लें, V तथा I के मध्य संबंध एकमात्र संबंध नहीं है, अर्थात उसी धारा I के लिए V के एक से अधिक मान हो सकते हैं। एक धारा अगर हमने ली है तो उसके जो है V के मान क्या हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, यानी एक सरल रेखा ग्राफ हमें नहीं मिलेगा, उसका ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखो एक हमने जो है गैलियम आर्सेनाइड जो है धातु ली है, गैलियम आर्सेनाइड है, यहाँ पे उसकी वोल्टता के सापेक्ष धारा में परिवर्तन प्रदर्शित किया गया। तो यहाँ पे जैसे इधर की तरफ हमारी एक्स अक्ष पे वोल्टता है
वाई अक्ष पे हमारी धारा है, और यहाँ पे आप देखो ग्राफ इस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है ये अरेखिक क्षेत्र में है, यहाँ पे देखो सरल रेखा प्राप्त नहीं हो रहा। फिर उसके बाद जो है ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र, यहाँ से जो है धारा के मान के बढ़ने पर जो है वोल्टेज के बढ़ने पर धारा घट रही है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है यहाँ पे धारा का मान अब यहाँ से ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो घट रहा है, तो एक जैसा नहीं आता है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है ओम के नियम की, तो इसमें हमने समझा। इसके बाद हम देखें विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी क्या होती है, हमारे पास जो विभिन्न पदार्थ है उनमें हमारे पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है उसके आधार पर हम धातु की हम बात करेंगे, विद्युत रोधी जो पदार्थ होते हैं, अचालक कुचालक, ये हमारे पास उसकी बात हम करेंगे, और अर्धचालक। तो यहाँ पे हमारे पास प्रतिरोधकता पर निर्भरता तथा उनके बढ़ते हुए मान के अनुसार पदार्थों का जो वर्गीकरण है चालक, अर्धचालक तथा विद्युत रोधी में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हम चालक की बात करें, कंडक्टर, विद्युत रोधी, अर्धचालक की हम बात करेंगे और विद्युत रोधी की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो चालकता, हम सबसे पहले चालकता की बात करें जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर के परिसर में होती है। इस रेंज में इसका जो है मान होता है 10 की घात बहुत कम प्रतिरोधकता होती है। चांदी हो गया, जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, तो इनकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रतिरोधकता कम होगी तो सिग्मा बराबर हमने पढ़ा था 1/ρ, पिछले शिक्षण में हमने जाना था सिग्मा जो है ये क्या कहलाती है, चालकता। तो जिसकी विशिष्ट प्रतिरोध हम कहें या प्रतिरोधकता कहें, प्रतिरोधकता जिसका कम होगा उसका जो है सिग्मा क्या होगा, अधिक होगा, तो उसकी चालकता अधिक होगी। तो ये बहुत कम प्रतिरोधकता के चालक हैं, धातु चालक। जैसे चांदी की बात करें तो चांदी जो है सबसे अच्छा उसकी चालकता बहुत अधिक होती है, क्योंकि रो का मान कम होगा तो सिग्मा का मान अधिक होगा। तो 10⁻⁸ ओम मीटर से लेके 10⁻⁶ ओम मीटर तक होती है चालकों में। ये हमने जो है धातु चालक हमने लिए, उनमें जो है ये रेंज होती है इनकी। इसके बाद हम देखें इसके विपरीत मृत्तिका, जिसको हम सिरेमिक कहते हैं, रबर तथा प्लास्टिक, ये सब कैसे हैं, विद्युत रोधी हैं। जैसे विद्युत रोधी पदार्थ भी हैं जिनकी प्रतिरोधकता धातुओं की तुलना में 10 की घात 18 गुनी या अधिक होती है, इससे भी अधिक होती है, 10 की घात 18, इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। तो प्रतिरोधकता जो हमारे पास विद्युत रोधी पदार्थ होंगे इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इसका सिग्मा जो है क्या है, बहुत कम है। तो इनमें जो है विद्युत चालकता हम कहेंगे बहुत कम या नगण्य होती है, इसलिए जो है विद्युत रोधी पदार्थों में जो चालकता होती है बहुत नगण्य होती है। तो ये जो है रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये इसके उदाहरण हो गए। तो इस तरीके से जो है इनकी जो प्रतिरोधकता होगी बहुत अधिक होगी। इन दोनों पदार्थों के मध्य की जो स्थिति होती है वो अर्धचालक है। इनकी प्रतिरोधकता तथापि ताप बढ़ाने पर अभिलाक्षणीय रूप से घटती है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है इनकी जो प्रतिरोधकता वो घटनी शुरू हो जाती है अर्धचालकों की। तो ये अर्धचालक हमारे पास होते हैं जो इनकी बीच की अवस्था होती है चालक और विद्युत रोधी पदार्थों के बीच में। तो यहाँ पर जो है ये चालकों की तरह व्यवहार भी करते हैं, कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं हमारे पास, जो हमारे पास चालकों की तरह व्यवहार भी करते हैं। और ये हमारी जो है जब हम इनमें इम्प्योरिटी कुछ अशुद्धि मिलाते हैं, चाहे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो इनकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो वहाँ पे मैंने बताया कि हमारे पास जो नेक्स्ट अगले अध्याय में ये आएगा अर्धचालक, वहाँ पर हम जो अंतिम अध्याय में इसके बारे में अच्छे से हम इसमें चर्चा करेंगे। तो इन दोनों के मध्य जो अर्धचालक होता है इनकी अवस्था जो इन दोनों की आती है, और जैसे प्रतिरोधकता इसके ताप बढ़ने पर जो है घटती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता उपयुक्त अशुद्धियों को अन्य मात्रा में मिलाने पर कम की जा सकती है। तो ये जो अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता है इसको जो है हम कम कर सकते हैं, किसकी द्वारा, अशुद्धियों को मिलाने पे। जैसे भी हमने बताया था कि जो है अशुद्धियाँ हम इम्प्योरिटी उसमें मिलाएंगे, उसमें जर्मेनियम मिलाया जाता है, सिलिकॉन हम उसमें मिला सकते हैं। तो अशुद्धियों को जब हम मिलाते हैं उसमें, तो अशुद्धियाँ जब हम मिलाते हैं तो इम्प्योरिटी हम उसको कहते हैं, तो वो जब मिलाई जाती है उसमें तो उसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक कम हो जाती है। तो ये जो है प्रतिरोधकता कम हो जाती है, यानी जो है प्रतिरोधकता कम होगी तो हमने कहा था चालकता बढ़ जाती है, इसी की हमने बात की थी। तो उनकी चालकता बढ़ जाती है, तो अगर हमें उसको चालकों की तरह बनाना है तो उसमें हमने इम्प्योरिटी अशुद्धियाँ मिलानी होती है। अब हम इसमें चर्चा में करेंगे प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। ताप पर ये किस प्रकार से निर्भर करता है, जब हम उस पर जो है प्रतिरोध में जो है, जैसे जब हमने कहा कि जब किसी चालक तार पे हम सिरों पर विभवांतर स्थापित कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास एक कंडक्टर हमने लिया, यहाँ पर हमारे पास एक चालक तार है जिसके सिरों पर हमने विभवांतर लगाया, यहाँ पे कुंजी की है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पे प्लस, ये वाला हो जाएगा माइनस। इस तरफ हमारा जो है एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा,
और इसके विपरीत दिशा में हमारे जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। हम जो है कई बार इसमें हम चर्चा में आप लोग इस पे कर चुके हैं कि जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन vd वेग से जो है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर पाई जाती है। ये हमें रखना है कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हमने चर्चा करनी है कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो उसकी प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कमरे के ताप पर हमने कहा था कि जो है ये क्या करते हैं, अनियमित गति करते हैं, लेकिन जैसे हमने विभवांतर स्थापित किया, विभवांतर स्थापित करने पर जो है क्या होगा, वो जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है तेजी से गति करेंगे, ठीक है। और जो है जैसे जैसे उसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे, तो वैसे वैसे जो है क्या होगा, वैद्युत जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो स्पीड से गति करेंगे। उसी तरीके से जो है धनायन जो है कंपन करने लगते हैं, तो धनायनों के कंपन से जो है क्या होती है, गति ऊर्जा उसकी बढ़ जाती है। गति ऊर्जा की वजह से जो है क्या हो जाता है, जो तार है, चालक तार है, वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो किसी धात्विक चाल की लगभग प्रतिरोधकता को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। हमारे पास जो प्रतिरोधकता उसको हम किस तरीके से व्यक्त करते हैं, हमने रो टी बराबर होता है रो 0 1 + अल्फा ब्रैकेट में टी माइनस T0। तो टी ताप पर उसकी जो प्रतिरोधकता वो रो टी हमने लिया है। यहाँ पर जो रो और टी हमने दिखाया है, यहाँ पर हमने जो रो टी दिखाया, तो रो टी जो हमारे पास है ये टी ताप पर उस चालक की प्रतिरोधकता है, और रो 0 उस पर हम कहेंगे कि जो है रो 0 संदर्भ ताप T0 पर इसका माप है। तो यानी T0 ताप पर इसकी जो प्रतिरोधकता है वो रो 0 है, और टी ताप पर इसकी जो प्रतिरोधकता है रो टी है। तो ये जो है एक सरल रेखा हमारे पास रो टी और टी के बीच अगर हम ग्राफ खींचे तो हमारे पास एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो रो टी बराबर हो जाता है रो 0 ब्रैकेट में 1 + अल्फा टी माइनस T0। टी माइनस T0 हमारा ताप में परिवर्तन है। जैसे जैसे हमारा ताप में परिवर्तन होगा, हमने कहा कि जो है जैसे हमने विभवांतर स्थापित किया तो धीरे धीरे जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की इस अनुगमन वेग जो है एक नियत वेग से गति करेंगे, लेकिन जो है क्या होगा उस पर जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसमें हमारे पास उसकी गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसके जो धनायन है वो क्या होंगे, टकराए, धनायन कंपन करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, बार बार टकराने से धातु चालक तार गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है रो टी हमारे पास टी टेम्परेचर पर जो है उसकी प्रतिरोधकता होगी, और अल्फा जो यहाँ पे हमने दिखाया ये अल्फा प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं, इसका मान प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो अल्फा हमारे पास जो है प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहलाएगा। धातुओं के लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो धातु होते हैं हमारे लिए उसके लिए जब हम अल्फा का मान निकालेंगे तो वो हमारा मान जो है पॉजिटिव यानी धनात्मक आता है। तो इस तरीके से प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता में हम इसमें देखें कि ये एल लंबाई का हमने जो चालक तार लिया था उसमें जो है I एम्पेयर की धारा प्रवाहित होगी। जब हमारे पास VD अनुगमन वेग से जो है गति करेंगे तो किसी दिए गए चालक तार के लिए जो प्रतिरोध है, किसी दिए गए चालक तार के लिए प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा ML/NE² टॉ बार A। ये अभी हमने ओम के नियम के निगमन में हमने इस पर चर्चा की थी। जो नियतांक आया था R, उसका मान कितना था, ML/NE² टॉ बार A। ये इसी से हम देखेंगे कि जो है ताप से किस प्रकार से जो है ये प्रतिरोधकता बढ़ जाती है या घट जाती है, इसी सूत्र से हम समझ पाएंगे। तो हम पहले उस तक पहुंचेंगे कि ये जो है कहाँ पर ये जो है किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पे R बराबर हमारे पास जो है प्रतिरोध की हम बात करें चाहे हम प्रतिरोधकता की बात करें, तो वहाँ पे हमने जैसे रो टी बराबर रो 0 1 + अल्फा डेल्टा टी बताया, तो वहाँ पे रो की जगह हम R भी, क्योंकि R प्रोपोर्शनल किसके होता है, R प्रोपोर्शनल L/A होता है। प्रोपोर्शनल रहता है नियतांक जिसको रो से हमने प्रदर्शित किया था, R बराबर रो L/A। आगे आएगा भी, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर M हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, टॉ बार एवरेज रिलैक्सेशन टाइम औसत श्रांति काल। यहाँ पर हमारे पास ये सारे मान नियत हैं दिए गए चालक के लिए। तो R बराबर ML/NE² टॉ बार A में जो है हम इसको लिख सकते हैं R बराबर रो L/A। यहाँ पे आप देख लेंगे ये जो है R बराबर होता है रो L/A। तो ये जो रो है ये वाला जो मान है, ये वाला मान किसका है, प्रतिरोधकता का, M/NE² टॉ बार। इतना मान जो है हमारे पास प्रतिरोधकता का L/A। अभी हमने बताया था R प्रोपोर्शनल L, लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा, मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पे आ रहा है। L और A पे हमने बताया था प्रतिरोध। लेकिन प्रतिरोधकता क्या, अगर हम बात करें तो प्रतिरोधकता क्या है, M/NE² टॉ बार। विशिष्ट प्रतिरोध हम जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं या प्रतिरोधकता जिसको हम बात कर रहे हैं, तो रो बराबर यहाँ पर आएगा M/NE² टॉ बार। ये वाला जो मान है यही रो का मान है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो M/NE² टॉ बार ये इसका मान है।
इसको समीकरण 2 कर लेंगे हम। अब यहाँ पे आप देखें इस सूत्र से रो प्रोपोर्शनल किसके होगा, एन के, और रो प्रोपोर्शनल होगा 1/τ के। तो ये जो τ बार है ये रिलैक्सेशन टाइम है, औसत श्रांति काल है, और n जो है उसमें प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ पे हमने कहा कि अगर ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो अगर हमने ओम का नियम लिया था वहाँ पे ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हमने कहा था n पर भी निर्भर नहीं करेगा। लेकिन अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तार जो है, अगर हमारे पास जब गर्म होगा तो उसका ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने से एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर भी हम समझेंगे, और उसके रिलैक्सेशन टाइम τ बार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इन दो चीज़ों से हमें पता लगेगा कि जो है ताप से प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम इस तरीके से समझें, जो हम प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता की बात कर रहे हैं। एक चालक तार हमने यहाँ पे लिया था, ए भी हम इसको चालक तार को मान सकते हैं, और जैसे ही हमने इसको जो है किसी परिपथ से हमने जोड़ा और इसमें हमने एक बैटरी इसको संयोजित की प्लस और माइनस, और V वोल्ट हमने इस पर स्थापित किया और कुंजी K लगाई, तो इसमें हमें पता है कि जो है क्या होगी, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा और एक वैद्युत क्षेत्र E स्थापित होगा। इसके विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है गति करेंगे अनुगमन वेग Vd से, और एक विद्युत धारा स्थापित हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में I। ये इस तरीके से इसमें वैद्युत धारा स्थापित हो जाएगी I। तो इस तरीके से जो है ये हमने इसमें समझा। इसको जो है इसके अंदर की संरचना देख लें कि जैसे हम विभवांतर स्थापित करते हैं, तो इसके अंदर जैसे हम चालक तार में हमने जैसी बैटरी से हमने इसको जोड़ा, तो इसके अंदर की संरचना देख लें कैसी होती है। यहाँ पर आप देखें ये एक चालक तार के भीतर हमने दिखाया है, और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक नियत वेग से Vd वेग से जो है गति करते हुए, जैसे जैसे अभी हमने जैसे स्विच ऑन किया हमने धारा प्रवाहित करी, धीरे धीरे जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक नियत वेग से बारंबार जो है यहाँ पे देखो धन आयनों का जो कंपन है, ये जो रेड हमने दिखा रखे हैं ये हमारे ये धनायन हो गए। तो ये धनायनों से जो है क्या कर रहे हैं, ये आयन जो है अपने जगह पे कंपन करते हैं ऊपर नीचे, और उनसे बारंबार ये टकराते हैं, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है जो है बढ़ती है, और ये जो है चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और ये जो गर्म होगा तो इससे जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे तो ये जो है Vd, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है क्रमागत टक्कर, एक टक्कर यहाँ पर हो रही है, ये वाला समय τ1 हो जाएगा, दूसरी टक्कर यहाँ पे हो रही है, ये वाला समय τ2 हो जाएगा, तीसरी टक्कर यहाँ पे हो रही है, ये वाला τ3 हो जाएगा। इसका जो है औसत क्रांति काल हम देखें तो वो हो जाएगा τ बार, वो हमारा क्या होता है τ बार। और इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है ताप बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्रतिरोधकता कि यहाँ पे आप देखें जब ये बहुत स्पीड से जो है क्या करेंगे, ये जो है धनायनों से टकराएंगे, तो जैसी ये पहली टक्कर, ये वाली जो टक्कर है पहली टक्कर है, यहाँ पे दूसरी टक्कर है, जैसे ये टकरा के जो है दूसरे पे पाएगा तो समय जो है बहुत कम समय में जो है क्या होगा, यानी τ2 का मान बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे τ जो हमारे पास औसत श्रांति काल होगा, क्योंकि जब स्पीड बढ़ेगी तो जल्दी जो है क्या पहुँचेगा, दूसरी टक्कर पे पहुँच जाएगा, ऐसी तीसरी टक्कर पे, तो इसके जो है श्रांति काल जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका जो श्रांति काल कम होगा तो जो ρ बराबर हमने बताया था कि 1/τ बार, तो यहाँ पर हमारे पास τ बार से आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर जो है इसका जो श्रांति काल जो है कम होगा, तो जो है प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे हमारे पास जो है हमने जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उस पर जो है यहाँ पे श्रांति काल उनके जो टकराने का जो समय है वो जो है क्या होने लग जाएगा, कम हो जाएगा। श्रांति काल कम होगा तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। तो ये जो हमने बताना है कि जो है जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो उसकी जो है प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, चालक तार की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। यहाँ पे जो है हमारी ये यहाँ पे आप समझेंगे श्रांति काल कम हो रहा है तो यहाँ पे जो है प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। तो प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता में यहाँ पे हमने जो टी ताप पर हमने ρT लिया और उसके बीच ग्राफ एक सरल रेखा होती है, तथापि 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम तापों पर ग्राफ एक सरल रेखा से काफ़ी विचलित हो जाता है। तो बहुत कम ताप पर जो है इसका जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा से विचलित हो जाता है। तो यानी यहाँ पे आप देखें ये जो ग्राफ हमने देखा है, ये जो है किसी चालक तार के लिए जो प्रतिरोधकता ρT के बीच अगर हमने ग्राफ लिया, इधर की तरफ हमने एक्स अक्ष पे ताप T दिखा रखा है, वाई अक्ष पे हमारे पास प्रतिरोधकता है ρ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो है बहुत कम ताप के लिए जो है क्या हो रहा है, इसका मान बहुत कम विचलित हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है
इसकी प्रतिरोधकता बढ़ जा रही है। अभी हम जो बात कर रहे थे कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 50 केल्विन, 100 केल्विन, 150 केल्विन, तो 150 केल्विन पे जो है आप देखेंगे इसकी प्रतिरोधकता 0.4, इस तरीके से जो है पहले 0.2, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ताप पर ये जो है अलग अलग ताप पर, तो यहाँ जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है तो वैसे वैसे इसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, हम कह सकते हैं प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे तार गर्म हो जाएगा उसकी प्रतिरोध बढ़ने लग जाएगा, तो उसका जो है प्रतिरोध बढ़ने से उसमें जो है धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पदार्थ जैसे निक्रोम, एक मिश्र धातु होती है निक्रोम, जिसमें जो कि निकेल, लोहा तथा क्रोमियम की मिश्र धातु है। इन तीनों से मिलकर जो है एक निकेल जो है निक्रोम जिसको हम कहते हैं, तो निक्रोम निकेल हो गया, लोहा हो गया और क्रोमियम, इन तीन धातुओं से मिलकर जो है मिश्र धातु हम कहेंगे इन्हें, बहुत ही दुर्बल ताप निर्भरता प्रदर्शित करता है। तो ये जो है बहुत कम जो है ताप पे जो है ये जो है प्रदर्शित करता है। इसका जो ग्राफ हम देखेंगे, और मैग्नीन तथा कंसंट्रेटन भी इसी प्रकार के गुण है। उसके जो हम उदाहरण देखें तो मैग्नीन तथा कंसंट्रेटन भी, इन पे जो है ताप का प्रभाव कम पड़ता है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो इसकी जो प्रतिरोधकता पे जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जीरो के लगभग, बहुत कम, 0 डिग्री सेल्सियस हम जैसे देखेंगे तो इसका जो है ताप बहुत अधिक बढ़ने पर तब जाके जो है परिवर्तित होगा, लेकिन कम तापों पर ये जो है इतना प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। तो यही जो है इसीलिए हम जो है इनको जो है क्या करते हैं, प्रयोगशालाओं में हम कंसंट्रेटन, मैग्नीन, इन तारों का प्रयोग करते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। क्योंकि अगर हम उसका जो है अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अगर हम वैसा तार लेंगे जैसे हमने विभवांतर स्थापित किया, उसका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो उसके एक्यूरेट रीडिंग या हम कहें उसका जो पाठ्यांक हमें वही सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो हम कंसंट्रेटन तार का प्रयोग करते हैं। इसकी प्रतिरोधकता ताप पर निर्भरता बहुत कम है। यही हमने बताया कि जो है प्रतिरोधकता जो है इसका ताप का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो उस पर जो है कम प्रभाव पड़ेगा, इस पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए मिश्र धातु के हम लोग जो है जो आबद्ध प्रतिरोध है हम उसको कहेंगे, जो हम उसका प्रयोग करते हैं, चाहे हम रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स की बात करें, उसके भीतर भी हम इसका तार का प्रयोग करते हैं, जो केवल उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, एल प्रोपोर्शनली। लेकिन जैसे हम बाद में जैसे जैसे कुछ चालक ऐसे होंगे जिनमें ताप का प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास इसका जो ग्राफ हम देख लें, परम ताप T के फलन के रूप में निक्रोम की प्रतिरोधकता, तो यहाँ पे आप रखेंगे 200 डिग्री सेल्सियस, 200 केल्विन पर, 400 केल्विन पर, 600 केल्विन पर आप देख लेंगे तो ये जो है यहाँ पर इसका मान जो है यहाँ से यहाँ तक बहुत कम जो है क्या हो रहा है, मान बढ़ रहा है। तो बहुत कम ताप पर ये जो है क्या होता है, जो है ये इसकी जो है प्रतिरोधकता नहीं बढ़ती है। प्रतिरोधक का ग्राफ हमने वाई एक्स पे दिखा रखा है, ताप का हमने जो है एक्स एक्स पे दिखा रखा है, तो इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं। तो ये जो है बहुत धीमे धीमे जो है इसका ग्राफ सरल दिखा रहा है, लेकिन जो है इसका जो है ताप पर जो प्रभाव है वो कम है। तो इसलिए जो हम जो है हमने कहा कि जो आबद्ध प्रतिरोध है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। धातुओं के विपरीत अर्धचालक की प्रतिरोधकता, धातुओं की प्रतिरोधकता अर्धचालकों के विपरीत ताप में वृद्धि होने पर कम हो जाती है। तो जो धातुओं के विपरीत हमारे जो अर्धचालक होते हैं उनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर कम हो जाती है। इसका उल्टा होता है, जैसे हमने बताया था कि चालकों में क्या होती है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, प्रतिरोधकता जो है ताप बढ़ने पर क्या होती है, यहाँ पे कम हो जाती है। अर्धचालकों में ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता कम हो जाती है। इसका कारण आपको समझना है कैसे होता है। अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। यहाँ पे हमारे पास जो हम मिश्र धातु की बात करें, निक्रोम की बात करें, तो वहाँ पर जो है अल्फा का मान लगभग 0 के आसपास होता है, लेकिन अल्फा कणों के लिए जो है इसका मान ऋणात्मक होता है। जैसे हमने चालकों की बात की थी तो वहाँ पे हमारे पास इसका मान जो है धनात्मक था, लेकिन अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान, जिसको हमने प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहा था, अल्फा का मान जिसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, ये ऋणात्मक होता है। यहाँ पे आप देखोगे ग्राफ हमारे पास टी और रो के बीच का जो ग्राफ है, जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रतिरोधकता कम हो रही है। इस ग्राफ से भी आप समझ पा रहे हैं। तो ये जो है इसका मान जो है ताप बढ़ने पर कम होता है। यहाँ पे हम इसको जो है अभिलाक्षणिक गुण से भी हम इसको जो है समझाएंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर इसका मान कम होता है। तो रो बराबर हमने समझा है, रो बराबर m/n² टॉ बार। यहाँ पे हमने जो बताया था रो का जो मान है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/n, और रो का जो मान होता है रो प्रोपोर्शनल 1/t बार, टॉ बार, सॉरी, रो प्रोपोर्शनल 1/टॉ बार। टॉ बार क्या है हमारे पास, औसत श्रांति काल। तो औसत श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती और प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे हम देख लें कि जो है ये इन दो चीजों पर कैसे निर्भर करता है।
धातुओं में n की ताप पर निर्भरता उपेक्षणीय है। हमने कहा जो धातु चालक होते हैं वहां पर अगर हम उसको जो है क्या करेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत उपेक्षणीय होती है। माने जैसे 10 की पावर 29 हम कह रहे हैं, 10 की घात 29, अगर 1 2 10 20 इलेक्ट्रॉन बढ़ भी गए तो उसकी मात्रा बहुत कम होती है, उपेक्षणीय होती है। n की मात्रा जो है बहुत कम होती है धातुओं में, इसलिए ताप बढ़ने से टॉ के मान घटने के कारण रो बढ़ता है। हमने चालकों की जो बात की थी वहां पे इस तरीके से, वहां पे टॉ का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से रो बढ़ जाता है। चालकों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम अर्धचालक की जब हम बात करेंगे तो तथापि विद्युत रोधियों एवं अर्धचालकों में ताप में वृद्धि के साथ n में भी वृद्धि होती है। जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे जो होते हैं, क्योंकि हमारे पास वो गति तो कर नहीं सकते विद्युत रोधी में, तो इसलिए जो है यहाँ पे n का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ताप बढ़ने पर n बढ़ भी जाएंगे तो। लेकिन हम बात करेंगे किसकी, अर्धचालकों की। अर्धचालकों में जो ताप वृद्धि होने पर n में भी वृद्धि होती है। तो ये अर्धचालकों का जो गुण है उसमें जो है क्या होता है, n में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप ऐसे पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता रो का मान ताप के साथ घट जाता है। तो वहां पे हमारे पास जो है n का मान जो है वृद्धि हो जाती है। हमारे पास जो अर्धचालक होंगे, जैसे हम उसको गर्म करेंगे, चालक तार हमारा गर्म, जैसे जैसे धारा प्रवाहित होगी वैसे वैसे उसका जो है तार गर्म होगा, जिसकी वजह से जो है क्या हो जाएगा, उनमें n में जो प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अर्धचालकों की हम बात कर रहे हैं, उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो n का मान हमने बताया था रो प्रोपोर्शनल 1/n, रो प्रोपोर्शनल है हमारे पास 1/n। n का मान बढ़ेगा तो रो का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए अर्धचालकों की जो है प्रतिरोधकता क्या होती है, कम हो जाती है ताप बढ़ने पर। तो यही चीज हम कह रहे हैं, प्रतिरोधकता जो है ताप के साथ क्या हो जाता है, घट जाता है। इसी से संबंधित हम अभ्यास के प्रश्न देख ले। पहला जैसे यहाँ पर है, कमरे के ताप यानी 27 डिग्री सेल्सियस पे किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस है, प्रति डिग्री सेल्सियस है। ये अल्फा का मान दिया आपके पास। इसको हम अभ्यास के प्रश्न को देख लें किस तरीके से हल करेंगे। कमरे के ताप T1 पे हमें जो है 27 डिग्री सेल्सियस, आपने जो है T1 ले लिया, कमरे का ताप 27 डिग्री पर, तापन अवयव का प्रतिरोध R1 100 ओम है। यहाँ पर ये हमारे पास ये हो जाएगा T1, ये हमारे पास R1 जो 100 ओम है, ये हमारे पास R1 हो जाएगा, ये हमने दिया है हमारे पास। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध R2, ये वाला जो मान है 117, ये R2 तो T2 ताप जो है यहाँ पर अवयव का ताप क्या होगा, यानी T2 हमें ज्ञात करना है। तो हम जो T और T0 की बात कर रहे थे, T की जगह T1, T0 की जगह T1 और T की जगह T2 है। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हम जो है प्रतिरोध के लिए ताप गुणांक, यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा दिया है, ये मान हमारे पास अल्फा का है 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। तो इससे हमने बताया कि अभ्यास के प्रश्न जब भी आप करें तो जो आपको जो है अभ्यास प्रश्न में जो दिया है उन चीज़ों को पहले आप देखें किस चीज़ से हम उसको प्रदर्शित करेंगे, और उन मानों को आप यहाँ पे नोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो सूत्र होगा उसका हम प्रयोग करेंगे। R2 बराबर हो जाएगा R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, यानी हम जो डेल्टा T की बात कर रहे थे R2, ये हमने रो वाली बात की थी, रो और R एक सेम आ जाएगा, रो T की जगह R2 आ जाएगा, रो 0 की जगह R1 आ जाएगा, और 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। यहाँ पे हमारे पास T2 माइनस T1 बराबर हम लिख सकते हैं इसको R2 माइनस R1, ये R1 को हम इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन में आ जाएगा R1 इंटू अल्फा। यहाँ पर हमारे पास जो मान दिए उन मानों से हम देखें, T2 माइनस T1 बराबर हमारे पास ये आ गया था R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा। यहाँ पे हम मान रखेंगे T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा, R2 का मान है 117 ओम, R1 का मान है 100 ओम, तो 117 में से हम 100 को माइनस करेंगे और अपॉन में आ जाएगा 100 इंटू 1.70 इंटू 10⁻⁴। R1 का मान हमने रख दिया, अल्फा का मान हमने रख दिया। यहाँ पे हमारे पास इसको हम देखें, यहाँ पे 117 में से 100 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 17, और ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 4 ऊपर जाके जो है पॉजिटिव हो जाएगी, तो धनात्मक हो जाएगी, 10 की घात 4 हो जाएगी, और अपॉन में 100 को जो है 1.70 से करेंगे तो 170 आ जाएगा। यहाँ पे जो है 17 से जो है 170 आप 10 बार काट लेंगे तो ये जो है 10 की घात जो है ऊपर जाएगी, तो ये बचेगा 1 गुणा गया 10 की घात 3, 10 की घात ऊपर जाके एक माइनस होगी 4 में से, तो 1 कटेगा 3 हो जाएगा, 10 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 1000। तो ये जो है 1000 डिग्री सेल्सियस उसका जो ताप हमारे पास T2 माइनस T1, ये जो है ताप में परिवर्तन आया। ताप में परिवर्तन कितना हो गया, 1000। तो हमें T2 निकालना है, तो ये जो T1 माइनस वाला था ये जाएगा उधर की तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस T1। तो ये जो है 1000
और T1 हमें दिया था 27 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हम 27 रख देंगे तो 1000 में 27 को जोड़ लेंगे तो 1027 डिग्री सेल्सियस T2 का मान आ जाएगा। यही हमें निकालना था कि जो ताप अवयव का ताप क्या होगा, तो T2 का मान कितना हो जाएगा, 1027 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये हमने शिक्षण किया, उसी से संबंधित जो सूत्र आया था उसमें हमने इसको किया। अगला अभ्यास का प्रश्न हम देखें। 15 मीटर लंबे एवं 6.0 गुणा के 10⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है और इसका प्रतिरोध 5.0 ओम मापा गया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। जो हमने प्रायोगिक ताप लिया उस पर जो है पदार्थ के जो है प्रतिरोधकता क्या होगी, रो क्या होगा। यहाँ पे हम किस तरीके से हल करेंगे, जो हमें दिया है पहले हम उसको लिख लेंगे। दिया है L बराबर 15 मीटर, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 6.0 गुणा के 10⁻7 मीटर स्क्वायर और आर का मान 5.0 ओम, रो हमें निकालना है। तो इसमें आप जो है सूत्र पे ध्यान रखेंगे कि कौन सा सूत्र इसमें हमारे पास लगेगा। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता रो बराबर हमें निकालना, तो आर बराबर पहले हमें पता है कि आर बराबर क्या था, रो एल अपॉन ए। आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। ये उधर जाके जो है हंस, जो हमारे पास उधर जाके अंश जो है हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, रो बराबर आर ए अपॉन एल। यहाँ पे हम मान रख लें 5, आर का मान, ए का मान 6 गुणा के 10⁻7 और अपॉन में एल का मान 15। तो 5 से यहाँ पे आप देखेंगे 5 से 15 3 बार, 3 से 6 2 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा के 10⁻7 ओम मीटर। इसका मात्रक होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता का या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का। तो रो हमें जो निकालना था इसका मान आया 2 गुणा के 10⁻7 ओम मीटर। तो इस तरीके से हमने जो है इस अभ्यास प्रश्न को हमने हल किया। हमारे पास जो हमने अभी शिक्षण किया उसी से संबंधित जो सूत्र हमारे आए थे उनसे संबंधित अभ्यास प्रश्न हमने किए। इन बिंदुओं पर जो हमने चर्चा करी उनसे संबंधित आप कितना समझ पाए उनसे हम समझे। यहाँ पे किसी चालक तार की लंबाई दुगनी करने पर प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम चालक तार की लंबाई दुगनी कर देंगे तो प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि जो है रो कैसा है, जो अभिलाक्षणिक वक्र होता है किसी पदार्थ का, अभिलाक्षणिक गुण होता है किसी पदार्थ का, उसका जो है लंबाई पर, उसके जो है विस्तार पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे प्रतिरोधकता पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी जो है लंबाई अगर हम दुगनी भी कर देंगे तो रो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पे जो है अगर हम ताप वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोधकता कम हो जाती है। तो हमने बताया था अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसमें जो प्रति एकांक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो है क्या हो जाएगा, रो का मान कम हो जाएगा। तो प्रतिरोधकता कम हो जाती है अर्धचालकों में। अनोमीय परिपथ क्या होते हैं। अभी जैसे हमने ओमीय परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अनोमीय परिपथ जो परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते, यानी वी और आई का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है, उन्हीं को हम जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो हमारे वी और आई के बीच का ग्राफ सरल रेखा प्राप्त नहीं होता, उन्हीं को हम अनोमीय परिपथ कहते हैं। आज के चर्चा के बिंदु में हमने जो इन बिंदु पर चर्चा करी, विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध, गतिशीलता, ओम के नियम की सीमाएं, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, इन बिंदुओं पर हमने चर्चा करी। जो सारे चर्चा के बिंदु थे, अनुगमन वेग क्या होता है, ओम के नियम की क्या सीमाएं हैं, और हमारे पास जो प्रतिरोधकता है वो ताप पर किस प्रकार से निर्भर करती है, चालक अर्धचालक इनकी प्रतिरोधकता ताप से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन बिंदुओं पर हमने चर्चा करी। इस पर से संबंधित हमने जो समझा है उस पर हम देखें कि जो है आप जो है अपने घरों पर विभिन्न उपकरणों में लगे फ्यूज को ध्यान से देखिए क्या दिखाई पड़ता है। अब बाज़ार में विभिन्न प्रकार के फ्यूज़ पता कीजिए। जो आप हमारे घरों में जो फ्यूज़ लगे होते हैं उनको आप देखिए कि किस तरीके से उनका अवलोकन कीजिए, किस तरीके के फ्यूज़ होते हैं, किस तरीके से उनमें जो तार लगी होती है उसकी प्रतिरोधकता पे कैसे निर्भर करता है, और बाज़ार में जो फ्यूज़ मिलते हैं उनमें क्या अंतर है। तो ये आप जो है अपने बेस पे जो है करके आप समझेंगे, इसको देखेंगे, सामने उनका अवलोकन करेंगे। तो आज के भौतिक विज्ञान शिक्षण में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।